हेलो। तो आज हम शिखर स्वामी का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे कि शिखर स्वामी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाई है, किस प्रकार से वो रामगुप्त जैसे दुष्ट पात्र का सहयोगी रहा है और उसको राजा बनाने में किस प्रकार वो सफल रहा है, कैसे अंत में वो उसका साथ छोड़ करके अपने निजी स्वार्थ को पूर्ण कर लेता है, कैसे परिषद जब सामने आती है तो अपने निर्णय वो देने की कोशिश करता है। तो ये सारी भूमिकाएं शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी नाटक में निभा रहे हैं, जिससे उसकी चतुराई, कूटनीतिक चाल और मौका प्रस्त होने का पता चलता है कि मौका पाते ही वो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है, कैसे अपनी कूटनीतिक बुद्धि से चालें चलता है और सफल रहता है, और कैसे कूटनीतिक राजनीति वो खेलता है और सभी लोगों का विरोध होते हुए भी वो रामगुप्त को राजा बनवा देता है। ये सारी उसके चरित्र की विशेषताएं हैं। शिखर स्वामी गुप्त सम्राट रामगुप्त का महामंत्री है। महामंत्री मतलब महामंत्री है। उसके ही छल आयोजन से रामगुप्त सिंहासन पर बैठता है। उसकी राजनीति कायर और भीरू की नीति है, यानी कायरता से परिपूर्ण वो राजनीति खेलता है। वो जैसे डर तो जाता है लेकिन अपनी कूटनीतिक चाल के कारण कुछ न कुछ करते रहने की कोशिश करता रहता है। वह अवसरवादी और समयानुसार सूझबूझ रखने वाला है। अवसर पाकर पुरोहित, अमात्य और सेनापति सबके विरोध के बावजूद कुल परंपरा की दुहाई देकर बड़े भाई रामगुप्त को राज्य का अधिकारी बनवा देता है और स्वयं उसका विश्वास पात्र और महामात्य बन जाता है। यानी वैसे राजाओं के दरबार में या राजाओं के जो परिवार में ये परंपरा होती थी कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन यहाँ पर रामगुप्त उत्तराधिकारी बनने वाले गुणों से परिपूर्ण नहीं है, यानी एक अयोग्य बेटे के रूप में है, एक अयोग्य राजकुमार के रूप में है। तो समुद्रगुप्त ने इसकी अयोग्यता को देखते हुए अपने छोटे बेटे चंद्रगुप्त को राज सिंहासन देना चाहा था, लेकिन यहाँ पर शिखर स्वामी अपनी कूटनीतिक चाल का परिचय देते हुए रामगुप्त को राजा बनवा देता है और खुद उसका विश्वास पात्र बन करके महामंत्री बन जाता है। यानी शासन की बागडोर या सत्ता या शक्ति अपने हाथों में ले लेता है। नाटक के आधार पर उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कुटिल राजनीतिक है, यानी कुटिलता के साथ राजनीति करने वाला, कुटिल बुद्धि का प्रयोग करते हुए लोगों को किस प्रकार से अपनी राजनीति में फंसाता है और राजनीति की दुहाई देते हुए किस प्रकार से वो समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को मरने के लिए भी तैयार कर देता है। कहने का मतलब सकराज के पास जाने के लिए उनको उत्साह देता है। और जैसे रामगुप्त उसकी कुटिल बुद्धि को देखते हुए ही उसको गुरुओं का गुरु यानी बृहस्पति देव की संज्ञा देता है, उपाधि देता है। लेकिन ध्रुव स्वामी ने रामगुप्त की और इन दोनों की कूटनीतिक चालों से परिचित है, इसलिए वो उसका विरोध भी करती है। तो इसने कुटिल राजनीतिकता कैसे जाहिर की है। हालांकि वह स्वयं को नीति निपुण जताता है, परंतु वास्तव में वह एक कुटिल राजनीतिज्ञ है। वह कहता है कि न्याय की ही खातिर मैंने सबके विरोध करने पर भी सम्राट समुद्रगुप्त की आज्ञा के विरुद्ध रामगुप्त का समर्थन किया। रामगुप्त संधि प्रस्ताव मानने की इच्छा प्रकट करने से पूर्व शिखर को कहता है, मैंने जो उपाय सोचा है उस पर क्या तुम सहमत हो। तो शिखर स्वामी कहता है, यदि नीति शास्त्र के अनुकूल या अनुसार सही हुआ तो मैं अवश्य तुम्हारी बातों का समर्थन करूंगा। निर्लज रामगुप्त उसे नीति शास्त्र का बृहस्पति कहता है, क्या खूब कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। परंतु ध्रुव स्वामी ने उसे ध्रुव कहती है, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र,
किंतु ध्रुत होने पर क्या मनुष्य भूल नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त उसे प्रबंधक कहता है, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है। यहाँ पर जो चंद्रगुप्त उसको प्रबंधक बोल रहा है ना, तो उस पर कटाक्ष कर रहा है, यानी तुमने ऐसी जो व्यवस्था कर रखी है, कटाक्ष या व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है कि तुमने जो व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए, यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है। यानी उस पर व्यंग्य कसते हुए कहता है कि तुम इस प्रकार का विनय गुप्त कुल के लोगों से करवा रहे हो, ये तुम जैसे ध्रुत या तुम जैसे ठग लोगों के ऊपर आवरण डालने वाली बातें हैं। यानी तुम कुटिल बुद्धि का प्रयोग करके, ठगी करके या धोखा दे करके हमसे विनय पूर्वक व्यवहार करवाने की कोशिश कर रहे हो। अगला है कुटिल कूटनीतिज्ञ, यानी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करते हुए कूटनीतिक चाल चलने वाला, यानी दो व्यक्तियों को आपस में भिड़वा करके अपनी निजी स्वार्थों को पूर्ण करने वाला, या जहां पर इसको लगता है कि मेरा यहाँ पर स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, तो उसके ही बारे में सोचने वाला। शिखर स्वामी कुटिल राजनीतिज्ञ होने के साथ कुटिल कूटनीतिज्ञ भी है। वह बड़ी चतुराई से राजनीति का सिद्धांत ध्रुव स्वामी के सामने सुनाता है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है। यानी चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को मरने के लिए ये तैयार करता है अपनी कुटिल कूटनीतिज्ञता के कारण ही, कि कैसे भी हो हमें देश को बचाना है, राजा को बचाना है, चाहे उसके लिए महामंत्री को, कुमार को, चाहे ध्रुव स्वामिनी को ही क्यों न त्यागना पड़े। जब ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं तुम्हें संकट से बचाने के लिए स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी, तब शिखर कहता है, राजनीति में ऐसी बातों का स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, जब तक संधि का कोई अर्थ नहीं। वह अपनी कूटनीति से यह सिद्ध कर देता है कि संधि प्रस्ताव के अनुसार महादेवी को सकराज की भेंट देने के सिवा कोई उपाय नहीं है। कहने का मतलब वो रामगुप्त को ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों से एक ही बार में छुटकारा दिलवाना चाहता है। यदि ध्रुव स्वामिनी अकेली वैसे ही कहीं चली जाती तो चंद्रगुप्त फिर उसके राजा को मारने के लिए रह जाता। इसलिए वो कहता है कि नहीं, तुझे अकेले नहीं जाना है, जिस नियम के अनुसार हम तुम्हें भेजना चाहते हैं वैसे ही तुम्हें जाना है। तो ये कुटिल कूटनीतिकता का ही परिचय दे रहा है। वह चंद्रगुप्त की भर्त्सना सुनकर भी बड़ी चालाकी से विनम्रता पूर्वक कहता है, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। वह एक तरह से चंद्रगुप्त को भी अपनी कूटनीति से सहमत कर लेता है। अगला है अवसरवादी, यानी मौके का फायदा उठाने वाला। इसको जैसे लगता है कि यहाँ पर मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो वो उसके ही पक्ष में हो जाता है। जब तक ये रामगुप्त को राजा बना करके रखता है, और जब पूरी प्रजा और जो सभा के लोग हैं, परिषद के लोग, जब रामगुप्त के विपक्ष में हो जाते हैं, तो ये भी सोचता है कि अब रामगुप्त के पास कोई भी पावर नहीं है, तो वो तत्काल ही उसके पक्ष को छोड़ करके परिषद का पक्ष ले लेता है और चंद्रगुप्त को राजा बनवा देता है। यानी मौके की तलाश में रहने वाले व्यक्ति की भूमिका इसने निभाई है। कुटिल राजनीतिक है और कूटनीतिक होने के साथ साथ शिखर स्वामी पक्का अवसरवादी भी है। परिस्थितियां बदलते ही वह गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेता है। तृतीय अंक में वह जताता है कि मेरी राजनीतिक चाल से सकराज पर विजय संभव हुई है। यानी जब चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी मिलकर के सकराज को मार देते हैं और उसका समाचार सुनते ही सकराज के उसके रामगुप्त के साथ शिखर स्वामी भी वहां पर आ जाता है और वहां पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कहता है कि मैंने जो चाल चली है उसके कारण ही तुम्हें ये विजय हासिल हुई है।
वह बड़ी चतुराई से चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विरोध को शांत करना चाहता है, पर जब देखता है कि स्थिति बदल गई है तो वह कहता है, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। और सब कुल वृद्धों और सामंतों को बुलाकर उनका निर्णय लेता है। अंत में परिषद के निर्णय के आधार पर वह रामगुप्त का साथ छोड़ देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिखर स्वामी एक ऐसा चरित्र है जो कुटिल राजनीतिक है तथा कुटिल कूटनीतिक तो है ही, अवसर पड़ने पर अपने स्वार्थ के अनुरूप पाला बदलने में भी एक माहिर अवसरवादी की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से रहा है शिखर स्वामी का चरित्र, एक छलिया के रूप में, एक ठग करने वाले के रूप में, और एक इसमें ये भी है कि वो रामगुप्त को प्रेरित करने वाले के रूप में भी है। यानी वो अपनी जो बातें हैं वो रामगुप्त को बोलता है, तभी रामगुप्त उसकी बातों से प्रेरित होकर के बुरा करने पर उतारू होता है। यदि ये रामगुप्त का साथ न देता होता, मान लो नाटक में इसकी भूमिका ना होती, तो क्या रामगुप्त इतना कर पाता? इतना जो उसने खलनायक की भूमिका निभा रखी है, क्या वो इतनी भूमिका निभा? तो इसने उसको प्रेरित करने वाले की भूमिका भी निभाई है रामगुप्त को। तो इस प्रकार, हाँ, तो ये जब ये इसका रामगुप्त का जो बुराई से परिपूर्ण जो राज्य है उसका सर्वनाश ही हो जाता, तो नाटक ही ऐसा ना बन पाता। ध्रुव स्वामी ने भी अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेती, लेकिन शिखर स्वामी ने नाटक में आकर के अपनी भूमिका एक अच्छी तरह से निभाने वाले के रूप में इसने अपने आप को दिखाया है। तो ये शिखर स्वामी का चरित्र चित्रण रहा है, इसको भी याद कर लेना। आगे समझ